हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। कल की क्लासेस में हमने साइंस के कुछ क्वेश्चन देखे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी को कंटिन्यूस करते हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है कुछ, और कुछ मैच दी कॉलम के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको मैच दी कॉलम के लिए बोला गया है। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इन तीनों में आपके 3-3 पोर्शंस हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कॉलम 1 में आपको कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम फर्स्ट में पहली स्टेटमेंट है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। ये कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर होता है, ऐसे उसमें से कोई करंट पास करा रहे हैं आप, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी उसकी डायरेक्शन कौन देगा। तो आपको मालूम है, इसके लिए हमने सिर्फ थंब रूल अप्लाई किया था। ठीक है, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, सॉरी राइट थंब रूल, RIGST। ठीक है, तो राइट थंब रूल हो जाएगा C, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट की मैचिंग होगी C वाले पार्ट से। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, भाई फोर्स आ गया। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन मेज़र करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको बताया हुआ है लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ किया जाएगा। और फोर्स की डायरेक्शन किस केस में निकालते हैं हम? हमेशा मोटर के केस में। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए बोला गया बाई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम इसका ऑप्शन ए से मैचिंग कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में आपको बोला गया है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट आपको पता ही है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से होती है, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी बी वाले पोर्शन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कॉलम 1 की स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट दी हुई है आपको, सेफ्टी डिवाइस टू प्रिवेंट डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। आपको मालूम है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन को रिमूव करने के लिए या उससे सेफ रहने के लिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्यूज़, यानी ऑप्शन C से। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड देखिए, मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम घरों में आपकी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव में जो मेटल बॉडी होती थी उसको हम अर्थ करते थे। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए आपको अर्थिंग का यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में आपको बोला गया है डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम को कौन सी डिवाइस मेजर करते हैं? वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर। ठीक है, ये हम पहले इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं इसको, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी बी पार्ट से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिर से 2 कॉलम दिए गए हैं, उनकी मैचिंग करानी है कॉलम ए की कॉलम बी से। तो आपको स्टेटमेंट फर्स्ट में, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट में, एक सेकंड इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं बच्चों। वन मिनट। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा एक सेकंड भाई, थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ आज के लिए, आपका शायद से टाइम वेस्ट हो रहा होगा। बस मैं अभी इसको दोबारा से इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको फिर दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है, सॉरी भाई आज के लिए, इसको अभी हम रेक्टिफाई कर देते हैं। ये लीजिए। ठीक है, ये थी आपकी कॉलम 3। तो 3rd क्वेश्चन में आपको फिर से 3 वेव फॉर्म दी गई है, वेव फॉर्म फर्स्ट, वेव फॉर्म सेकंड, वेव फॉर्म 3rd। आपको कॉलम बी से मैच कराने हैं।
तो फर्स्ट में आप जो वेव फॉर्म देख पा रहे हैं, आपको मालूम है डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वो भी बिल्कुल एक ही वैल्यू को फिक्स करके रखी हुई है। तो ऐसी वैल्यू को जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है हम उसको डीसी करंट बोलते हैं, और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है इसलिए इसका मैचिंग हो जाएगी स्टेडी डीसी करंट से। मीन्स मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। सेकंड में देखिए, वेव फॉर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, मतलब आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट लोकेशन पर वेरी कर रहा है। तो ऐसी वैल्यू को हम बोलेंगे वेरिंग मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं है, इसलिए इसको हम डीसी वेरिंग मैग्नीट्यूड बोल देंगे। थर्ड में देखिए, क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर भी जा रही है वैल्यू। मीन्स ये अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रही है प्लस में अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रही है डिफरेंट लोकेशन पर। तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, मीन्स एसी करंट। ठीक है, तो ये एसी से मैच हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन। अब चलिए अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं एमसीक्यू के बेस पे। एमसीक्यू के बेस पे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, तो इनको थोड़ा सा एक बार सीरियसली एक बार स्टडी कर लीजिएगा आप लोग भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाई ए बार मैग्नेट। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाई ए बार मैग्नेट। भाई इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट बार मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो सॉफ्ट आयरन आपको पता है इजली मैग्नेट बन जाती है, स्टील भी इजली मैग्नेट बन सकता है, कोबाल्ट भी इजली मैग्नेट बन सकता है। परमानेंट मैग्नेट में हमने आपको बताया था, एल निको के नाम से आपको एक स्टेटमेंट दी थी, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट में यूज होते हैं। तो अभी सिर्फ अट्रैक्शन के लिए बोला गया है कि कौन सा मटेरियल अट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो रहेगा आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी आंसर। एल्यूमिनियम क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम एक नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट्स में काउंट होता है, इसलिए जो आपकी कंपास निडल होती है, जो कंपास होता है, कंपास का केस मीन्स जो बॉडी होती है कंपास की, जैसे घड़ी का डायल होता है, ऐसे कंपास का ये जो केस होता है जिसमें वो निडल रखी गई है आपकी मैग्नेटिक वाली, वो आपके एल्यूमिनियम की ही बनी हुई होती है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब नहीं करती है और ख़ुद मैग्नेट भी नहीं बनता है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता है एल्यूमिनियम, इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? तो ये हमने पढ़ा था कि अगर ये कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ इसके पोल है, तो आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाएगी, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ रहेगी, लेकिन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ। तो इनसाइड पूछा गया है, तो इनसाइड क्या हो जाएगा? साउथ से नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ देखिए, इसमें ऑप्शन है क्या? हाँ, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है फिर आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, किसके रिगार्डिंग? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पहली स्टेटमेंट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो सही है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है पहली। सेकंड स्टेटमेंट, इनसाइड ए मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नहीं, अभी हमने देखा है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होती है, ना कि नॉर्थ से साउथ, यानी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि आप तक कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एक से ज़्यादा आंसर मिल सकते हैं आपके। तो सी पॉइंट में कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। हाँ, वो क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ से निकलेगी तो साउथ पे ही जाके एंटर करेगी। फोर्थ, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन। यस, हमने कहा है अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कर्व ये है, आपको यहाँ पे पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो उस पॉइंट पर आप नॉर्मली एक टेंजेंट ड्रा करोगे, और टेंजेंट होता है जो किसी को छू के निकले। जैसे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो होंगे, टेंजेंट का मतलब क्या है? अगर ये सर्कल है और कोई लाइन इस सर्कल को बस छू के निकले बिल्कुल नियर से, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट।
ठीक है। और एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को कट करते हुए जाती है, ऐसी लाइन को नाम दिया जाता है सीकेंट, ठीक है। ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन उठा लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। तो मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ और नए क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम अपने। एक सेकेंड, क्वेश्चन इंपोर्ट कर लेते हैं। ये है आपके एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन 4 से आगे के, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, सॉरी जूम इन कर लेते हैं। तो ये रहे आपके बाकी के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सोलेनॉइड के बारे में बोला गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप, तब तक मैं इस पेपर को रफ कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। A long solenoid carrying a current produce a magnetic field B along its axis. If the current is doubled, then new value of magnetic field is। भाई आपने ये मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस पॉइंट के। मीन्स अगर आप उस कंडक्टर में से करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेगी, यानी अगर आप 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। ऐसे ही n नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप 2 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिस्टेंस 2 टाइम्स इंक्रीज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स 1/2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी वो, ठीक है। तो आपको करंट के लिए बोला गया है सिंपली कि अगर करंट को डबल कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने देखा अगर 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से वो भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में आपको कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ ए। भाई करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जैसे कि आपकी ये कोई सोलेनॉइड कॉइल है और इसमें से करंट पास कराओगे तो आपको देखा था आपने कि करंट पास कराने से इस पर भी नॉर्थ साउथ पोल जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। इस पे भी नॉर्थ साउथ पोल जनरेट हो रहे थे। और नॉर्थ साउथ पोल हमने अभी सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था, बार मैग्नेट के बारे में। मीन्स जो सोलेनॉइड है जिसमें से करंट पास हो रहा है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पे सोलेनॉइड की मैचिंग पूछिए कि किसकी तरह बिहेव करेगी वो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी तरह है, वो है बार मैग्नेट, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है 4 ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास निडल पॉइंट्स, ठीक है। भाई किसी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड देखनी हो तो आपको ये देखना रहता है कि कंपास की जो निडल है वो किधर डिफ्लेक्ट हो रही है, उसका नॉर्थ पॉइंट किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, हाँ अभी हमने पढ़ा था। थर्ड ऑप्शन इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ, नहीं ये सही नहीं है। ये ऐसे कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हो और उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल हो, यानी
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, यानी वो इक्वी डिस्टेंस पर है, तो वो वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ क्या बोल रहा है, 0 के बराबर होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे इक्वी डिस्टेंस होती है वहाँ पे बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, यूनिफॉर्म है यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए 20 टेस्ला है तो ये 20 टेस्ला ही रहेगा किसी भी पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोगे तो 20 टेस्ला ही अपनी वैल्यू रखेगा, यानी यूनिफॉर्म वैल्यू रहने वाली है, कांस्टेंट, ना कि 0। तो ऑप्शन सी आपका गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए सोलेनोइड इज क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम वन एंड, द एंड ऑफ सोलेनोइड बिहेव्स एज। ठीक है, आप एक बार इसके बारे में सोचिए, मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब चेक करते हैं। हमने कुछ पोलैरिटी के बारे में भी पढ़ा था, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से। हमने ये कहा था अगर सोलेनोइड के एंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक सोलेनोइड था, सोलेनोइड कॉइल इसके ऊपर लगी हुई है सिलेंड्रिकल सरफेस पे। ठीक है, ये वाइंडिंग कर दी हमने, मान लीजिए ये सोलेनोइड की वाइंडिंग है, और करंट पास कराने पर, सिंपली इसमें से करंट पास कराने पर इसमें 2 पोल जनरेट होने थे। तो ये कह रहा है कि एक एंड है सोलेनोइड का जिसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हमने दोनों एंड के बारे में पढ़ा था, और आपको ये भी कहा गया था कि अगर एक साउथ पोल है, दूसरा नॉर्थ पोल है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी भाई, ये इसको सिंपली ऐसे घुमा दो साउथ को, तो ये डायरेक्शन इस तरह से रहेगी, यानी ये है क्लॉकवाइज। मीन्स जहाँ पर क्लॉकवाइज होगा करंट की डायरेक्शन, उस एंड पॉइंट पर साउथ पोल जनरेट होने वाला है। और हमने कहा नॉर्थ पोल के लिए आप इसको ऐसे बेंड करा दीजिए। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट की बात हो रही है, तो जिस एंड पर एंटी क्लॉकवाइज करंट रहेगा उस पॉइंट पर आपका नॉर्थ पोल जनरेट होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। तो आपको गिवन क्वेश्चन में ये जो सोलेनोइड का करंट फ्लो करा गया है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए कह रहा है, तो यानी वहाँ पर कैसा पोल आएगा, साउथ पोल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए बच्चों, आपको बोला गया है ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इन द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। इन द फील्ड an electron and a proton move as shown. The electron and proton experience। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लिया आपने। आपको एक डायग्राम दिया गया है राइट साइड में, ये रहा वो डायग्राम इधर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइन डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट की तरफ, इलेक्ट्रॉन अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, प्रोटॉन डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो आपको ये कह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा हो तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा। सिमिलरली अगर प्रोटॉन नीचे से ऊपर जा रहा हो तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी। ठीक है, आपको ये पूछा गया है। तो फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए, सिंपली फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया हुआ है, फोर्स अगर आपको निकालना रहेगा तो लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करोगे, और अगर इंड्यूस्ड करंट आपको निकालना रहेगा तो उसके लिए राइट हैंड रूल को यूज़ करोगे। तो अभी फोर्स को यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं सिंपली एक लेफ्ट हैंड ड्रा कर देता हूँ। मान लीजिए ये है आपका थंब, ये है आपकी फोर फिंगर, और ये है आपकी मिडल फिंगर। ठीक है,
बाकी हम ऐसे ही निकाल लेते हैं रफ वर्क में। तो जो थंब होता है ये तो दिखाएगा फोर्स की डायरेक्शन को, ठीक है। ये जो फोर फिंगर है ये दिखाती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन को, और जो मिडल फिंगर है ये दिखाती है करंट की डायरेक्शन को। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करोगे तो आपको ये याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड बी तो इधर ही रहेगा, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आ रहा है तो आपकी मिडल फिंगर ऊपर रहेगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन दिखाएगी वो, और जो थंब है वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। ये आपका थंब रहेगा डाउनवर्ड। आप स्ट्रेच करके देख सकते हैं इसकी तरह। तो ये थंब यानी फोर्स दिखा रहा था जो कि डाउनवर्ड आ रहा है। डाउनवर्ड मतलब प्लेन के इनसाइड, ठीक है, इनसाइड दी प्लेन, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, इनसाइड दी प्लेन। किस केस में, जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए चेक कर रहे हैं। सिंपली अगर आप प्रोटॉन के लिए चेक करना चाहेंगे तो देखिए प्रोटॉन के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन सेम रहेगी जो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए ली थी, क्योंकि वो डायरेक्शन फिक्स है। प्रोटॉन की जो डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी, फोर फिंगर आपकी अपवर्ड रहेगी। तो सिंपली जो थंब स्ट्रेच करेगा वो डाउनवर्ड ही रहेगा, जो फिर से फोर्स को दिखा रहा है। तो प्रोटॉन के केस में भी जो फोर्स होगा वो होगा इनसाइड दी प्लेन, इनसाइड दी प्लेन, या इनसाइड दी पेपर भी बोल सकते हो, इनसाइड दी प्लेन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है बच्चों इनसाइड दी प्लेन या इनसाइड दी सरफेस, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें। ऑप्शन ए है फोर्स बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। बी है फोर्स बोथ पॉइंटिंग आउट ऑफ प्लेन पे पेपर, नहीं आउट ऑफ नहीं है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी फोर्स पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउट ऑफ द पेपर। तो सिंपली आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही मैच कर रहा है। तो बाकी आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैसे है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है। आपको ये फोर्स के लिए पूछ रहा है। सिंपली हमने कहा था कि किसी कंडक्टर पर जिसमें से करंट पास हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखा है, उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है BIL साइन थीटा। और आपको ये भी बताया गया था अगर थीटा 0 डिग्री हो तो साइन 0 0 हो जाता है, मीन्स तब फोर्स कितना होगा, मिनिमम। और जब थीटा 90 डिग्री हो तो फोर्स मैक्सिमम होता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू। फोर्स उस समय पर रहता है मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको यही पूछा गया है कि जब मैग्नेटिक फील्ड बी और करंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल रखें कि जो फोर्स है वो मैक्सिमम रहे। तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म। भाई इलेक्ट्रिक मोटर काम क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगी और उसको कन्वर्ट करेगी मैकेनिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। अभी क्या था, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से हमें कौन बचाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो देखिए इसमें ऑप्शन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के लिए बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, यूज़ ऑफ फ्यूज़। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कलर ऑफ इंसुलेशन कवर और लाइव वायर, ठीक है, यूज्ड इन हाउस होल्ड। भाई जो लाइव वायर होती है उसके लिए आपको कलर आपको मालूम है, हमने आपको बताया था लाइव वायर के लिए इंसुलेशन का कवर होता है रेड। न्यूट्रल वायर के लिए आपका जो कलर होता है वो डिसाइड किया गया है ब्लैक।
और जो अर्थिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है उसका कलर डिसाइड किया गया है या तो ग्रीन या येलो या दोनों का मिक्सचर कलर भी हम ले सकते हैं। तो लाइव वायर के लिए कलर कैसा रहेगा, रेड, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चूज दी ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, चूज दी ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दी फॉलोइंग, ठीक है, आपको गिवन वैल्यू में से इनकरेक्ट ऑप्शन उठाना है। तो ऑप्शन ए आपको गिवन है, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, एक सेकेंड, आप एक बार ऑप्शन रीड कर लीजिए बच्चों, तब तक हम इस क्वेश्चन को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए, ऑप्शन ए है आपका, इन आवर हाउसेज वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, ठीक है भाई, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की वैल्यू रखते हैं अपने घरों की सप्लाई के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि हमने यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो आपके घरों की होती है वो 220 वोल्ट पर ही होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पर हम फिक्स रखते हैं। यानी ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखिए बच्चों, ऑप्शन बी में आपको बोला गया है इलेक्ट्रिक पावर एज एन एसी कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। हाँ, ये भी हमने पढ़ा था एसी की डिसएडवांटेज और डीसी। उसमें हमने देखा था कि जो एसी सप्लाई होती है वो काफ़ी लॉस किए बिना ही डिस्टेंस पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा था। ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए भी। ऑप्शन सी में कहा है इन इंडिया द एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/50 सेकेंड। ये कह रहा है हर 1/50 सेकेंड बाद, हर 1/50 सेकेंड बाद एसी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ये गलत है, देखिए कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर कर दिखाता हूँ ये पॉइंट, ठीक है। चलिए इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। शायद से आपको इसमें डाउट रहता है कि भाई 50 हर्ट्ज पड़ा था फिर 50 क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखो, आपको सिंपली ये याद रखना है एसी की वेवफॉर्म कुछ इस तरह से थी हमारी, ये अपवर्ड गया फिर ये डाउनवर्ड और कुछ इस तरह। यहाँ जब जीरो एक्स एक्सिस से चला, ओरिजिन से चला और वापस एक्स एक्सिस से ही मिल गया जीरो पर ही, तो ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहलाता है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। इसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। इसी को नाम दिया जाता है बच्चों टाइम पीरियड। इंडिया में फ्रीक्वेंसी आपकी फ़िक्स की गई है 50 हर्ट्ज पर और आपको मालूम है टाइम पीरियड होता है 1 में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टाइम पीरियड हो गया 1 में 50। तो बच्चे यही याद रखते हैं कि हाँ भाई 1/50 सेकेंड में डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, डायरेक्शन चेंज की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए आप लोग, आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है। तो ये तो पूरा 50 था, यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी पूरी 50 है, इसकी आधी हाफ क्या होगा 50 का हाफ, यानी जो टाइम पीरियड है उसके लिए हाफ। टाइम पीरियड को हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/100 सेकेंड, ठीक है। वो पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में नहीं, हाफ में ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो टाइम आएगा वो आएगा 1/100 सेकेंड, यानी इतने सेकेंड में ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो इसके लिए ऑप्शन आपका डी सही है। और आपको बस निकालने के लिए बोला गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी सी। तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए अगर आपको दिखाई दे रहा है तो।
नहीं तो पेपर सेट करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन सुना देता हूँ, आप बस उसको केयरफुली सुनिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला गया है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाई। ठीक है, आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए बोला गया है। इंड्यूस्ड करंट तो आपको बार बार रिपीट किया गया है भाई, फोर्स निकालना हो तो लेफ्ट हैंड रूल, इंड्यूस्ड करंट निकालना हो तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा राइट हैंड रूल, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन अपने बनाने के लिए नोट्स बना सकते हैं आप अपने। तो कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कल के सेशन में करेंगे। और एनसीईआरटी के बेस के जो क्वेश्चन हैं बुक के, उसको भी स्टडी कर लिया जाएगा यहीं पे। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।